ठीक है, तो हम जो है पिछली बार, ठीक है ठीक है चलो, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस कर रहे थे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स है नेचर की। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी की थी न्यूटन्स ने, ठीक है। और न्यूटन्स ने जो है एक लॉ निकाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि एक मास दूसरे मास पे कितनी फोर्स लगाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको कैलकुलेट भी करके बताया था, अगर आप याद होगा कि एक एग्जांपल लिया था कि 1 kg के दो मास रखे हुए हैं 10 मीटर डिस्टेंस पे, तो ये कितनी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। हमने देखा कि जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला इट इज़ अ वीक फोर्स, बहुत वीक आती है, क्योंकि आप खुद देखो ये कितनी वीक फोर्स है, 6.67 10⁻13 न्यूटन, विच इज़ वेरी वेरी वीक, बहुत वीक होती है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे सोचो कि ये जो 2 kg के मास, 10 kg के मास, 20 kg के मास, 1 लाख kg के मास, इनके बीच में ना ज्यादा लगती नहीं है, वीक रहती है। तो ये इसका ज्यादा डोमिनेंस कहाँ रहता है? इसका ज्यादा डोमिनेंस रहता है जब मास बहुत ज्यादा होता है, मास की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम बोलेंगे कि सन जो है अर्थ पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो वहां पे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है ना। वहां पे ये बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। क्वांटम लेवल पे तो आप ऐसे सोचो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोल रहा हूँ, फाइंड आउट दी force applied by one proton on other proton kept at a distance of 10 मीटर। मान लीजिए दो प्रोटॉन्स हैं और आपने दोनों प्रोटॉन्स को कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 10 मीटर दूरी पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मास ऑफ द प्रोटॉन इज, बाय द वे आपको पता है ना प्रोटॉन क्या होता है? ठीक है, मास ऑफ द प्रोटॉन होता है, ये होता है लगभग 1.67 10⁻⁻27 kg। तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ रखा हुआ है, इसका मास है mp, ये जो दिया हुआ है इतना मास है। और दूसरा एक और प्रोटॉन रखा हुआ है mp, जिसका मास सेम है। दोनों को 10 मीटर दूरी पे रख दिया। अब एक प्रोटॉन दूसरे पे क्या करेगा? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ऐसे। अट्रैक्शन मतलब होता है अंदर की तरफ, दोनों पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला प्रोटॉन इस पे लगाएगा अंदर की तरफ, और ये वाला प्रोटॉन इस पे लगाएगा अंदर की तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो एक का मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसको मैं एफ नाम दे रहा हूँ, ये भी एफ होगा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ इससे, ठीक है ना। जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या है? 6.67 10⁻⁻11, ये जी की वैल्यू है। और दोनों प्रोटॉन का मास कितना है? दोनों प्रोटॉन का मास है 1.67 10⁻⁻27, पहले का और दूसरे का भी उतना ही है। डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है। 6.67 1.67 1.67, ये तो आप मुझे बताओगे कैलकुलेट करके। और 10⁻⁻, देखो कितना आ रहा है, -11 -27 -27, और ये 10⁻² हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखते हो तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है। ये जितनी भी वैल्यू रहे, ये लगभग जो है ना, अगर आप देखोगे तो 13 के आसपास आती है, ठीक है।
13 के आसपास आएगी, 13 के करीब आएगी, ठीक है। 10⁻⁴, ये देखो कितना आ रहा है, ये बताएगा कोई कितना आ रहा है? -27, हाउ मच इट इज? -68। तो आप देखो ये कितनी वीक है, ये बहुत ज्यादा वीक है अगर आप देखोगे। 67, 67, 67। तो आप देखो ये कितना वीक है, ठीक है ना। सो इट इज अ क्वांटम लेवल पे, तो ये क्वांटम मतलब प्रोटॉन जहां पे एटम्स की बात हो रही है, एटम्स के अंदर जो है पार्टिकल्स उनके बीच में, तो ये बहुत वीक रहती है, इट इज वेरी वीक एट क्वांटम लेवल। तो क्वांटम लेवल पे तो इसे डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है क्वांटम लेवल पे। अगर मैं आपसे बोलूंगा एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर मैं फोर्स कैलकुलेट तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है निकालना। और ये अभी भी जो है रिसर्च चल रही है इस पे कि कैसे जो है हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्वांटम लेवल पे इंट्रोड्यूस कर सके। हाँ हमें पता है, लग रही है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें दिखता नहीं, ठीक है ना, कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है। रेगुलर लाइफ मतलब जैसे हम लोगों के लिए भी ये क्या है, एक वीक फोर्स के समान ही है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं प्लानिटरी लेवल की बात करता हूँ, सन हो गया, फिर प्लैनेट्स हो गए, तो हमें पता चलता है ये काफी डोमिनेट कर जाती है, ठीक है ना। तो जब भी हेवनली बॉडीज की बात होगी तो हेवनली बॉडीज पे डोमिनेट करती है, बाकी जगह डोमिनेट नहीं कर पाती, ठीक है। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज पूछ भी सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये हर एक मास के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान देना, ये पहली प्रॉपर्टी है। इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास ओनली। ध्यान से समझना, ये जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ध्यान देना, मैं बल्कि पूरा लिखना चाहिए, पूरा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन it is applicable for point mass only। ध्यान देना, ये पॉइंट मास का जो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि पॉइंट मास होता क्या है, पहले तो आपको मैं पॉइंट मास समझा देता हूँ, और फिर आपको ये चीज समझना है कि ये जो लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए लगता है, ठीक है ना। जैसे पॉइंट मास होता क्या है, पहले तो आप ये देखो, अब नाम से ही पता चल रहा है। कभी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑप्टिक्स में भी क्या रे ऑप्टिक्स पढ़ा होगा ना, उसमें आपको सोर्स बताया करते थे, आपने देखो अगर ल्यूमिनेस एंड नॉन ल्यूमिनेस सोर्स बताया होगा वहां पे, याद है। और ल्यूमिनेस और नॉन ल्यूमिनेस सोर्स को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है, क्योंकि वो सोर्स हैं तो उनको पॉइंट सोर्स भी बोल दिया जाता है और एक्सटेंडेड सोर्स भी बोला जाता है। दो तरीके से डिफाइन कर दिया जाता है, मतलब एक तो ल्यूमिनेस और नॉन ल्यूमिनेस। ल्यूमिनेस मतलब जिनकी खुद की लाइट रहती है, नॉन ल्यूमिनेस जो ल्यूमिनेस से लाइट को यूज करते हैं अपनी ल्यूमिनेसिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी खुद की लाइट नहीं होती। लेकिन उनको फर्दर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से, फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना,
पॉइंट सोर्स भी बोल सकते हैं और एक एक्सटेंडेड सोर्स भी बोल सकते हैं। तो पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहां से आया है, ठीक है, पॉइंट मास। तो पॉइंट मास होता है क्या, आप ध्यान देना। इमेजिन करो कि एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूंगा और फिर रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। वैसे ये रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है। आप इमेजिन करो कि एक रोड है और एक रोड पे कार चली जा रही है। अगर आप ढंग से देखोगे तो कार की जो लंबाई और चौड़ाई रहती है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मीटर के ऊपर रहती है, ठीक है ना। मान लीजिए 4 मीटर की एक कार है, ठीक है, लंबाई है, ठीक है, 4 मीटर की कार। अब ये ट्रेवल कर रही है इस रोड पे, और रोड की जो लेंथ है, आप ऐसे सोचो कि पूना से नागपुर जा रही है लगभग, पूना से नासिक जा रही है, आप ऐसे सोचो। पूना से नासिक जो है वो लगभग 200 मीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर होगा, लगभग 200 किलोमीटर, 200 से 250 के करीब, ठीक है। 200 किलोमीटर अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता चलता है ये कितना आता है, 2 लाख मीटर, ठीक है। अब आप खुद बताओ कि ये ट्रैवल कर रही है पूना से नासिक, और पूना से नासिक जो डिस्टेंस है वो है 2 लाख मीटर, ठीक है। और इसकी जो खुद की लंबाई है वो है 4 मीटर, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार is very much larger than the dimension of the object, the dimension of the car, dimension मतलब लंबाई चौड़ाई। क्या बोला जा सकता है इसे, ये बोला जा सकता है, यस बोला जा सकता है ना, कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फ्रॉम पूना टू नासिक इज वेरी मच हायर देन, बहुत ज्यादा वैल्यू है उसकी कंपेयर टू इट्स डायमेंशन। या ऐसे ही बोला जा सकता है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट is very much larger than the size of the object, then it is considered as point mass। अगर कोई भी मास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इट्स ओन डायमेंशन, तो उसे बोला जाता है पॉइंट मास। ध्यान देना, व्हाट इज पॉइंट मास, अगर कोई भी पूछ ले, आगे बहुत जगह आएगा, ध्यान देना पॉइंट मास, तो याद रखना ये, व्हाट इज पॉइंट मास, तो आप क्या बोलोगे, इफ दी, हम कंपेयर करते हैं इसमें, ध्यान देना, कंपेयर कर रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान देना क्या कर रहा हूं, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी मच लार्जर देन द डिस्टेंस डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कई बार डायमेंशन को बोला जाता है साइज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि क्या है डायमेंशन, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। then object can be considered as point mass। ये है पॉइंट मास के पास, ठीक है। बात आई समझ में सभी को, पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को कि नहीं आया, बता दे चलो मुझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर रहने चाहिए कि, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे कि सर व्हाट, इनको क्या कहेंगे, आप जरा मुझे बताओ इस केस में क्या होगा कि जो कार है वो है अभी भी 4 मीटर लंबी, लेकिन ये ट्रैवल कर रही है सिर्फ 100 मीटर डिस्टेंस। अब बताओ क्या 100 मीटर बहुत ज्यादा है क्या 4 के कंपैरिजन में, है ना, नहीं है ना। बोलोगे कि सर नहीं 100 ज्यादा है अभी भी, लेकिन इतना तो ज्यादा नहीं है कि 4 मीटर को मैं कंपेयर करूं 100 से और बोलूं कि 4 मीटर तो कुछ है ही नहीं भाई 100 के कंपैरिजन में, भाई वैल्यू है उसकी, ठीक है ना। तो इस केस में इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता, कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता, तो क्या माना जाएगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट माना जाएगा। नाउ
since both are comparable, so the car is not a point mass, but it is a extended mass. But it is a extended mass. एक्सटेंडेड को एक और नाम दिया जाता है कॉन्टिन्यूअस मास, ठीक है ना, याद रखना। फिजिक्स की टर्म्स बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस बोल दें या कोई कॉन्टिन्यूअस बोल दे या एक्सटेंडेड बोल दे तो दोनों ही सेम है, ठीक है ना। ये है, ध्यान देना, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि सन ये है और ये अर्थ है, हमें पता है कि अर्थ जो है सन के अराउंड क्या कर रहा है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है ऐसे। हम ये ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए यहाँ पे क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाया जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे? आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आएगा कि सर पहले तो आप मुझे बताइए कि रेडियस ऑफ द सन, रेडियस ऑफ द अर्थ और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ द सन भी हम देखेंगे, रेडियस ऑफ द सन होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, लगभग, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है 10 करोड़ किलोमीटर, 8 जीरो। आ गया समझ में? अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अर्थ का साइज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में, ये 8 लाख किलोमीटर के कंपैरिजन में, क्या अर्थ का साइज बहुत छोटा है? बिल्कुल बहुत छोटा है भाई, ठीक। 6400 किलोमीटर क्या होता है? आपको कोई, आपके हाथ में कोई आपको 10 करोड़ रुपए दे दे और एक के हाथ में जो है 6500 रुपए दे दे, तो आप बोलोगे कि सर 6500 क्या ही होता है 10 करोड़ के मामले में, है ना, कुछ नहीं, ठीक है ना। वैसे ही अगर अगर आप सन की बात करोगे तो सन का ऑल दो साइज जो है 3 लाख किलोमीटर है, लेकिन 10 करोड़ किलोमीटर के कंपैरिजन में भी ये बहुत कम है ना। तो आप क्या मान सकते हो? अर्थ और सन को पॉइंट मास मान सकते हो, ठीक है। सो बोथ अर्थ एंड सन कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। तो क्या मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे लग जाएगा बिल्कुल। आपको डिस्टेंस पता है, दोनों का मास भी पता है, मास भी मुझे पता है, ठीक है ना। अर्थ का होता है 6 इंटू 10⁻24 और सन का भी, सन अगर मुझे पता है कि सन कितने अर्थ से मिलकर बना है, बट पता है, ठीक है ना, हमें पता रहता है, ठीक है। सन और अर्थ का जो है कितना मास है पता रहता है, डिस्टेंस पता चल गया दोनों के बीच का, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कंपेयर किया, ध्यान देना, और मैंने लिख दिया इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास ओनली, ठीक है, ध्यान देना। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, these forces, the gravitational force is gravitation force does follow न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये प्रॉपर्टी है, पूछ ली जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान देना जल्दी। ग्रेविटेशन फोर्स डज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का तीसरा सिद्धांत ये फॉलो करता है। न्यूटन्स का तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कभी आपने पढ़ा होगा तो, जैसे मान लीजिए वॉल है और वॉल को आप धक्का दे रहे हो, सौ न्यूटन लगा रहे हो फोर्स, ध्यान देना।
आपका जो हाथ है वो वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन। तो जो वॉल है वो भी आपके हाथ पे कितना लगाएगी फोर्स, 100 न्यूटन, ऐसे ऐसे लगाएगी, ठीक है ना। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन क्या है, जो आदमी ने वॉल पे लगाई वो है एक्शन, ये है एक्शन रिएक्शन एक्शन फोर्स, इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्शन फोर्स। और जो वॉल ने आदमी पे लगाई वो है रिएक्शन फोर्स। तो अगर आप ढंग से समझोगे तो आपको पता चलेगा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो है डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है। देखना, एक्शन फोर्स लगी वॉल पे और रिएक्शन फोर्स किस पे लगी, आदमी पे। तो ये दोनों अलग अलग, दोनों फोर्स हैं, ध्यान देना, दोनों फोर्स हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट लग रही हैं, लेकिन अलग अलग बॉडी पे लग रही है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलता है ये मास m1 है, ये मास है m2, ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींच रहा है, कितनी फोर्स के साथ, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला मास इसको खींच रहा है अंदर की तरफ विद द सेम फोर्स। तो मैंने इसे नाम दिया था, अगर याद होगा, इसको नाम दिया था, ये वाली जो फोर्स थी GM1, ये जो फर्स्ट सेकंड पे लगा रहा है तो वो है फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकंड, ठीक है। और ये वाली फोर्स है, ये है फोर्स फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट, ठीक है। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट है और दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रही है, ठीक है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करती है, ठीक है। तीसरा, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा, जो नेचर है उसका, वो नेचर जो है वो मास की वजह से है, ध्यान देना। बॉडी के बॉडी, जिस बॉडी के पास मास होगा, जिस बॉडी के पास मास, अब दुनिया में हर किसी बॉडी के पास मास है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, ठीक है। कईयों के बीच में वीक हो सकती है, बहुत वीक हो सकती है, कईयों के बीच में ये थोड़ी सी ज्यादा डोमिनेट कर जाती है, ठीक है ना। तो आप ऐसे सोचो, इसका जो नेचर है वो एक्चुअल में मास की वजह से, ठीक है ना। The nature of gravitation force is due to mass. मतलब किसी भी दो बॉडी के बीच में, दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी रख दो, अगर उसमें मास है तो डेफिनेटली ये लग रही होगी। हाँ, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिसमें मास नहीं होता, जैसे हम फोटोन्स बोलते हैं, फोटोन्स में कोई मास नहीं होता, ठीक है ना, फोटोन्स जो होती हैं। लेकिन फोटोन्स भी तब, जब फोटोन्स मतलब जब लाइट, जो लाइट होती है, लाइट जो फोटोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो फोटोन जब रेस्ट पे होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि फोटोन्स जब रेस्ट पे हैं तो उसमें कोई मास नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, फोटोन्स जब मूव करते हैं तो फोटोन्स में मास आ जाता है, ठीक है ना, आ जाता है। तो लाइट को भी क्या किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है। जैसे समझने की कोशिश करना कि अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है और लाइट ऐसे आ रही है। अब लाइट का मतलब क्या है, लाइट का मतलब यहाँ पे फोटोन्स है, ध्यान देना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, फोटोन्स है, ठीक है। अब क्योंकि फोटोन, जब फोटोन रेस्ट पे रहता है, ध्यान देना, उसके पास मास नहीं रहता, लेकिन ये मूव कर रहे हैं, लाइट मूव कर रही है। लाइट कितने से मूव करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ। तो जब ये मूव कर रहे हैं तो इसके पास मास है। अब अर्थ के पास से गुजरे, अर्थ के पास भी मास है, तो क्या होगा, ये जो फोटोन्स हैं ये बेंड करेंगे, ऐसे बेंड कर जाते हैं। क्यों बेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये मास फोटोन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी दो मास के बीच में ये फोर्स लगती लगती है, क्योंकि इसका नेचर मास की वजह से है। अगर किसी पार्टिकल के पास मास नहीं है तो उस पर नहीं लग सकती ये फोर्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं।
ओके, और कैसी फोर्स है ये? इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? सेंटर से, जो सेंटर से गुजरेगी, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर से गुजर रही है। ये मास है m1, ये मास है m2, तो ये सेंटर से गुजरेगी। कौन सा सेंटर? तो जनरली क्या होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, 8 चैप्टर में सेंटर ऑफ मास पढ़ने वाले हैं, तो सेंटर ऑफ मास से गुजरती है, ठीक है ना। बेटर ये है मैं सेंटर ऑफ मास बोलूं, हम पढ़ेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे, तो बेटर ये है कि अभी वो कॉन्सेप्ट मैं ना लेके आऊं यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे सोचो, ये मास m1 है, ये मास है m2, तो ये कभी भी ऐसे नहीं लगती, ध्यान देना, ऐसे कभी नहीं लगेंगी कि इसने लगाई इस पे s से और इसने लगाई इस पे s से। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, लेकिन ये सेंट्रल नहीं है, ध्यान दें। ऑल दो सेंट्रल से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है, दोनों सेंटर पे लग रही है, लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन गलत होता है, ये गलत है एक्चुअली। कैसे लगेंगी? ऐसे, ये थोड़ा सा सही है। तो इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इसका मतलब ये है सेंटर से गुजरती हैं, बट साथ में आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, along the line which joins the two center, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन, उसी के along लगेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो इट इज अ सेंटर फोर्स, दैट मीन्स इट passes through the center and its direction is along the line joining two centers। दो सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी के अलोंग लगती है, ठीक है ना। उसके या तो अलोंग मतलब उसी के साथ में ले, उसी के साइड में लेंगे, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उससे कुछ एंगल बना रही है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, नहीं आपको ध्यान देना, ठीक है। पांचवा, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है, जैसे कभी आपने पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रेविटी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स रहती है। क्या चीज कंजर्व रहती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। जैसे कहने का मतलब ये है कुछ कि अगर आपको याद होगा कि ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, और आपने एक ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा पत्थर ड्रॉप किया फ्रॉम दी हाइट h, तो आपको याद होगा क्या बताया करते थे कि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाता है क्या बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज करती है। क्या चीज घटती है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। बात आ रही है समझ में? बट क्या चीज ना तो बढ़ती है ना घटती है? तो वो होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगर याद होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। सो ये जो फोर्स है ये बेसिकली कैसी है? कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। कॉन्जर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ फोर्स, इफ दिस फोर्स इज एक्टिंग इन दिस सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या है? बहुत सारी बॉडीज है, ठीक है ना, बहुत सारी बॉडीज है सिस्टम में। सिस्टम का मतलब ही क्या होता है? बॉडीज, बहुत सारी, 10-15 बॉडीज रखी हुई है जिनका मास m1 m2 m3 है, ठीक है। इस तरीके से 10 बॉडी रखी हुई है। अब इन दोनों, दो किसी भी दो बॉडी के बीच में यही फोर्स लगेगी, क्योंकि मास है, m1 m2 मास है, हर एक के पास मास है, तो ये फोर्सेस लग रही होंगी, एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है। और क्योंकि सिर्फ यही फोर्स लग रही है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आप ऑलरेडी पढ़ोगे कहां पे? वर्क, एनर्जी एंड पावर में, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मींस द
mechanical energy of the system will remain conserved if these forces, if this force is acting on the system. मतलब सिस्टम के अंदर सिर्फ यही फोर्स अगर लग रही है, कौन सी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है इसमें, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी, और कंजर्वेटिव है इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, छठा, ये लास्ट है, ठीक है लास्ट है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, एक और है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं इसके, लिख सकते हो। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, और लॉन्ग रेंज के साथ साथ मैं लिख देता हूं एंड इट इज ऑल्सो अ वीक फोर्स। दोनों पॉइंट एक ही में डाल दिए, ठीक है ना, ये वीक फोर्स है एक्चुअली। वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ध्यान देना। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ कि ये कम लगती है, वो बहुत मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है कम है। जो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस करवाए थे, देखो 2 क्वेश्चंस करवाए आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो आपको पता चला था कि 2 प्रोटॉन के बीच में इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बोल रहा हूँ, 10⁻⁻67 है। और अगर आप सिंपल देखोगे 1 kg मास वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें 10⁻⁻13 है, तो -13 -67 ये बहुत कम होती है, बोल सकते हो। ठीक है, वैसे तो वीकेस्ट जो होती है वो सबसे ज्यादा तो यही होती है, आप ये होती है, ठीक है ना, वीक न्यूक्लियर, ये डिटेक्ट करना ही बहुत, ग्रेविटेशनल फोर्स तो डिटेक्ट हो भी जाती है, ये तो डिटेक्ट ही करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। आप ऐसे सोचो कि ग्रेविटेशन फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो होती है वो होती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ज्यादा है, लगभग 100 गुना। किससे ज्यादा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा होती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। फिर सेकंड नंबर पे आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये किससे ज्यादा रहती है? ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा होती है। कितनी? 10⁻⁻38 टाइम्स। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की कोई औकात ही नहीं, ठीक है ना। और ग्रेविटेशन और वीक ये ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, सबसे पहले तो ये पता चलेगा इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। क्यों लॉन्ग का मतलब? ये बहुत दूरी तक लग सकती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं दो मास के बीच में फोर्स कितनी लगती है, तो आप बोलोगे Gm1m2/r²। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जब r जीरो होगा, दो मास के बीच में जब डिस्टेंस जीरो होगा तो फोर्स कितनी लगेगी, तो आपका आंसर होगा Gm1m2/0 का होल स्क्वायर। अच्छा, एनीथिंग अपॉन जीरो कितना होता है, कोई बताएगा? किसी भी चीज को अगर मैं जीरो से डिवाइड करूं तो क्या आता है? इन्फिनिटी। बहुत ना ना, जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता, इन्फिनिटी। रुद्राक्ष ने सही आंसर किया, इन्फिनिटी आता है। इसलिए क्या होता है कि दो मास जब बहुत पास रहते हैं, जैसे कहने के लिए कुछ इस तरीके से समझो कि ये अर्थ है, अर्थ जो है ना, यहाँ पे अर्थ के ऊपर एक आदमी खड़ा है मान लीजिए, तो आपको पता है कि अर्थ जो है से बहुत ज्यादा फोर्स के साथ खींचती है, जिसे हम mg बोलते हैं ना। अगर आपको m दे दिया जाए, मान लीजिए 10 kg मास है, तो आप झट से बता दोगे कि अर्थ इसे कितनी फोर्स से खींच रही होगी। 10 × 10 mg, याद होगा आपको। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूं, बढ़ा के मैंने कहाँ कर दिया, इसे स्पेस में डाल दिया। स्पेस में कहाँ पे डाल दिया? आप इमेजिन करो कि इसको एस्ट्रोनॉट बना के मैंने भेज दिया, स्पेस में डाल दिया, ठीक है, लगभग 36,000 किलोमीटर दूर। तो आप ध्यान देना, आप अगर आप mg फोर्स लगाओगे, आप बोलोगे कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ अर्थ इसे
अभी खींचेगी तो बोलोगे डेफिनेटली खींचेगी, लेकिन आप ये फॉर्मूला मत लगा देना, ये गलत हो गया। क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या बढ़ गया दोनों के बीच का? डिस्टेंस बढ़ चुका है, अगर आप देखोगे डिस्टेंस जो है बढ़ चुका है, तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या हो गया होगा, फोर्स थोड़ी सी घट गई होगी, ठीक है ना, घट गई, क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी कि आर बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी, आर घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगी। तो जब आर जीरो है मतलब दोनों मास के बीच का डिस्टेंस जीरो है, तो ये ऑलमोस्ट इंफिनिटी हो जाती है, इंफिनिटी हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आर इंफिनिटी है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दुनिया में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पॉसिबल है वो है ये, तो आप बताओ एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करूं तो क्या आता है, जीरो आता है। समझ में आया कि नहीं? तो बहुत पास है, बहुत पास है, अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत पास हैं तो आप क्या बोलोगे, ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स, वो बहुत ज्यादा है, आप ऐसे बोलोगे बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, इन्फिनिटी को गिन नहीं सकते। फिर मैं आपसे बोलूं कि जैसे जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर फोर्स क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, कहाँ पे जीरो होगी, तो आप बोलोगे सर इंफिनिटी पे जीरो होंगी। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि दो मास के बीच में 2000 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो क्या एक मास दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, तो बोलोगे डेफिनेटली सर कुछ ना कुछ फोर्स तो लग ही रही है, इसलिए क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, दूर तक लगती है, ठीक है, इट शोज इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। साथ में कैसी है, वीक है, तो वो पता ही चल गया वीक है, इट इज अ वीक फोर्स, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाई इट इज वीक, तो आप ऐसा बोल देना कि इट्स मैग्नीट्यूड इज, मैग्नीट्यूड, इट्स वैल्यू इज 10 raised to power minus 38 times the electromagnetic force। ये मैं निकलवा भी सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे क्या बतानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स वैल्यू, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड है, इट्स वैल्यू इज 10 raised to power minus 38, माइनस है ध्यान देना, times the electromagnetic force, so it is weak force, it is a weak force, ये एक weak force। आई होप समझ में आओगी, सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएंगी, कोई भी आपसे पूछेगा तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, वैसे फर्दर चैप्टर्स में हम करेंगे, ठीक है, करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स मैं ले रहा हूं, अब नेक्स्ट फोर्स कौन सी है, जो सेकंड नंबर पे आती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इसके ना एक्चुअल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर ट्वेल्थ कभी आप ट्वेल्थ में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलग फॉर्मूले करोगे, जब आप चार्ज पढ़ोगे तो चार्ज में आप कभी आपने पढ़ा भी होगा ना, है ना, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत टेंथ में पढ़ाया भी जाता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है वो कुछ ऐसी होती है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे होती है, अगर आपको याद होगा, ठीक है, वेर Q1 एंड Q2 आर दी चार्ज, तो ये मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर आपने एक फोर्स और पढ़ी होगी, के M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेट के बीच में लगती है, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, M1 M2 आर दी पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये डिफरेंट वेज है, ठीक है ना, कहने का लेकिन होती क्या है, ये एक ही फोर्स का अलग अलग टाइप है, एक ही फोर्स लगता है, इन सबको कंबाइन कर दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो में मतलब आ जाता है चार्ज, और मैग्नेटिक में आ जाता है मैग्नेट, तो ये एक ही है, ध्यान देना, सारी ये एक ही है जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो
आप ऐसे सोचो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज की वजह से लगती है, मतलब किसी भी बॉडी के पास कुछ चार्ज है। अब चार्ज किस बॉडी पे होता है, तो ध्यान देना कि वैसे देखा जाए तो दुनिया में हर चीज किससे मिलके बनी है, या तो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनी है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिन पार्टिकल्स पे चार्ज है उन पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स आ जाएगी। तो इसका नेचर मास की वजह से नहीं है, ध्यान देना। इसका नेचर किसकी वजह से आता है, चार्ज की वजह से आता है, ध्यान देना। इफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स has charge, then one charge will apply some force on the other. इसको मैं नाम दे रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार्ज का ये चार्ज की वजह से लगती है, मास का इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो मेन रोल है वो चार्ज की वजह से है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दोनों को R दूरी पे रखा गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है ना, इट विल रिपेल ईच अदर। तो रिपेलिंग का मतलब यहाँ पे होगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन अदर। और वैसे ही ये जो दूसरे वाला चार्ज है Q2, ये फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, रिपेलिंग फोर्स, यानी कि बाहर की तरफ। तो ये होगी फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट। आई होप ये समझ में आया होगा। और इन दोनों की जो वैल्यू है, ऑफ कोर्स ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये आपको दिख रहा है, दे आर दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ये इक्वल एंड अपोजिट है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करती है। तो इसकी जो वैल्यू है या इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर आप ढंग से देखते हो, अब क्योंकि ये दोनों सेम ही है तो मैं एफ ही लिख देता हूं, ध्यान देना, एफ लिख देता हूं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, स्मॉल के लिख रहा हूं। तो ये फोर्स जो है ना ये बिल्कुल सेम दिखाई देती है, कैसी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसी। अगर आप देखोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूला था जो न्यूटन ने निकाला था वो था Gm1m2/r²। और अब जो आप निकाल रहे हो, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे जो वहां पे जो जी था यहाँ पे स्मॉल के, और वहां पे मास थे, मास की जगह चार्ज आ गया। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रेविटेशन अगर किसी को आता है तो उसको जो 12th के जो चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, वो सब समझ में आता रहता है। इसलिए ग्रेविटेशन का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब इस लॉ को क्या बोलते हैं, इस लॉ को नाम दिया गया है कूलम्स लॉ। ध्यान देना, ये कूलम्स ने फाइंड आउट किया था, वो न्यूटन ने फाइंड आउट किया था, इसे, ये है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ध्यान देना, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ है, ध्यान देना, कूलम्स ने बनाया था, ठीक है।
तो इसका मतलब आपको अगर k की वैल्यू पता है, स्मॉल k की वैल्यू, q1 q2 पता है, चार्ज की वैल्यू पता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो कि एक चार्ज दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा। ये जो k है ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको मैं नाम नहीं दे रहा हूं। वहां पे जो g था, कैपिटल G, वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पे मैं बोल रहा हूं k जो है इट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, बट ध्यान देना, बट its value is different for different medium, different मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है कि मीडियम मतलब बाहर, चार्ज के बाहर कौन सा मीडियम। अब चार्ज के बाहर क्या क्या हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं दुनिया में, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट मीडियम्स हो सकते हैं ऐसे। चार्ज के बाहर क्या है, ठीक है ना। तो अगर चार्ज के बाहर वैक्यूम है, ध्यान देना, चार्ज के बाहर अगर वैक्यूम है, या वैक्यूम को एक और नाम दिया जाता है फ्री स्पेस, तो जो k की वैल्यू होती है वो कूलम्स ने फाइंड आउट की थी एक्सपेरिमेंट से, वो थी 9 × 10⁹ ठीक है। दिस इज फॉर फ्री स्पेस, ध्यान देना। इससे ज्यादा मैं कुछ मतलब नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो एक अलग ही पार्ट हो जाएगा, उतना करना नहीं है आपको, वो आप 12th में ऑलरेडी करोगे। मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। 9 × 10⁹ यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान देना, ये जो k है ये है तो कांस्टेंट, ध्यान देना, लेकिन किसी भी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट। जैसे फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू, अगर दो चार्ज है, दो चार्ज के बाहर क्या रखा हुआ है, फ्री स्पेस है, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी k की वैल्यू वो होगी 9 × 10⁹ कैसे आई है, एक्सपेरिमेंट किया कूलम ने, कूलम ने ये बनाया है, तो कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने फाइंड आउट किया कि इस k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ फ्री स्पेस के लिए। लेकिन जैसे ही आप स्पेस चेंज करते हो, मान लीजिए स्पेस में कोई मीडियम डाल दिया आपने, हाइड्रोजन डाल दिया मान लीजिए, तो हाइड्रोजन जैसे ही आप डालते हो तो इसकी जो k की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम होगी, 3 गुना कम होती है, मतलब आप ऐसे सोचो। अब वो एक अलग चीज है, छोड़ दो, ठीक है ना। क्यों कम हो रही है वो एक अलग चीज है, वो आप 12th में ही पढ़ोगे, ठीक है। कम हो रही है, ठीक है। पानी में, तो पानी में और कम हो जाती है के की वैल्यू, पानी में 80 गुना कम हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, मतलब ये एक मीडियम के लिए तो कांस्टेंट है, फ्री स्पेस के लिए 9 × 10⁹ हाइड्रोजन के लिए एक वैल्यू आएगी, लेकिन हाइड्रोजन के लिए फिक्स्ड है, लेकिन हाइड्रोजन और वैक्यूम के लिए सेम नहीं है, अलग अलग है। बात आ रही है ना समझ में, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोला जा सकता, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट वहां पे मैंने लिखवाया था, मैंने बोला था कि चार्ज को आप किसी भी मीडियम में रख दो और कहीं पे भी रख दो तो जी की वैल्यू सेम आती थी। यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, ये जो के है ये कांस्टेंट है, बट इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। फ्री स्पेस में याद रखना 9 × 10⁹। तो अब जो चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप इमेजिन करो कि जो चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ग्रेविटेशन में आपने पढ़ी है, क्योंकि अच्छा इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको कई बार इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, जहां पे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। देखो क्या यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यस। क्या वहां पे थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यस, वहां पे भी थी। देखो देखो, तो ये सारे लॉ जहां पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होते हैं उन्हें बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ है, वो न्यूटन्स लॉ है, ठीक है ना। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसे अगर जनरलाइज किया जाए तो बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है वहां के फंडास बिल्कुल सेम रहते हैं एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशन में आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो जब जैसे चार्ज आएगा तो वहां पे पढ़ोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशन में पढ़ोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे पढ़ोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एज इट इज है, ध्यान देना,
ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो एज इट इज है, ध्यान देना, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं लिखवाते जाता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान देना, आप बोलोगे सर ये तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले गए, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सब आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ गया, मैग्नेटिक भी आ गया। मैं उसका एक सर्टन पार्ट पढ़ा रहा हूँ जो आपकी बुक में दिया जाएगा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और कुछ, ये दो चार्ज के बीच में लग रही है, आप ऐसे सोचो। ठीक है, क्या ये न्यूटन थर्ड, अच्छा सबसे पहला, क्योंकि ध्यान देना, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ सिर्फ किसके लिए फॉलो हो रहा था, किसके लिए एप्लीकेबल था, पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल था। तो यहां पे भी क्योंकि ये लॉ सेम दिख रहा है, ध्यान देना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ना, चार्ज की जगह बस मास ही, तो मास की जगह चार्ज ही तो आया है, बाकी तो सब सेम है। ठीक है ना, तो आपको पता चलता है दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। आई होप ये चीज समझ में आई होगी मैंने क्या लिख दिया है। ठीक है, कि ये जो कूलम्स लॉ है ये हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते आप। किसके लिए अप्लाई करोगे, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। क्या है पॉइंट चार्ज, तो जैसा पॉइंट मास वैसा ही पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होगा, कौन बताएगा पॉइंट चार्ज क्या होगा, बताएगा कोई? अगर आपसे कोई पूछ ले, कोई भी पॉइंट चार्ज पूछ ले कि क्या है पॉइंट चार्ज, तो आप क्या लिखोगे? इट इज अ चार्ज whose size is very smaller than the distance it travels। आ गया समझ में कि नहीं? यस, ठीक है, वही चीज है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। ठीक है ना, एज इट इज, इसलिए थोड़ा जल्दी बता सकता हूं। दूसरा, क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रही है? यस, इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ। इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रही है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस लग रही हैं। देखो, ये एक्शन फोर्स है, ये है एक्शन फोर्स, और ये है रिएक्शन फोर्स। ठीक है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ। तीसरा, कैसी फोर्स है? इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, डेफिनेटली इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। क्योंकि देखो, मैंने कुछ नया तो बताया नहीं है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। वाई लॉन्ग रेंज फोर्स? क्योंकि भाई न्यूटन्स लॉ भी तो लॉन्ग रेंज फोर्स था, 1/r² फॉलो कर रहा था। तो न्यूटन जो ग्रेविटेशन फोर्स थी वो लॉन्ग रेंज थी, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही लॉ फॉलो कर रहा है, बस चार्ज, मास की जगह चार्ज आ गया है, बस, और कुछ नहीं। तो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। एंड लॉन्ग रेंज के साथ साथ ये कैसी है? नाउ इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये बल्कि आप ऐसे सोचो कि काफी स्ट्रांग है। कितनी स्ट्रांग है, तो उल्टा लिख दो, जैसे मैंने वहां पे बताया था कि जो ग्रेविटेशन थी वो 10⁻⁻38 टाइम्स थी। तो उल्टा क्या होगा, उल्टा क्या होगा? इट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कोई औकात नहीं है ग्रेविटेशन फोर्स की इसके सामने। ठीक है ना, बट दिखती क्यों नहीं है? बोलोगे कि सर लगता तो है नहीं ऐसा कि रियल लाइफ में तो हमें ऐसा ही पता चलता है कि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ध्यान देना, क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। हमारी बॉडी जो है, आपको याद होगा, हमारी बॉडी एक्चुअल में एटम से ही सेल से मिलके बनी है। सेल एटम से मिलके बने हैं, और एटम्स में क्या होता है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होते हैं। ध्यान देना,
और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे होता है, कभी पढ़ा होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, या आपने पढ़ा होगा कभी, ठीक है, कितना होगा, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली क्या होता है, +1.6 10⁻⁻19, क्योंकि 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन का जितना चार्ज था और 10 प्रोटॉन का जितना चार्ज था, ये दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए क्या होता है, हर एक एटम न्यूट्रल होता है। तो मेरी जो बॉडी है उसमें जितने भी एटम, चाहे अरबों एटम हो, लेकिन हर एक एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो इसलिए मेरी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। मेरी बॉडी पे कोई नेट चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, ध्यान देना, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, अर्थ मुझ पे कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा सकती। लेकिन गलती से भी मैंने क्या किया, अर्थ को 1 कूलम चार्ज दे दिया मान लो, और मुझे भी 1 कूलम चार्ज दे दिया किसी ने, ध्यान देना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, 1 कूलम चार्ज दे दिया, तो आपको पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ आपको बाहर की तरफ फेंक दे। ग्रेविटी फोर्स तो अंदर की तरफ लगेगी, ग्रेविटी फोर्स कितनी लगेगी, mg, और वो कितनी होगी, मान लीजिए मेरा मास है 60 kg, 60 इंटू 10 मतलब 600 न्यूटन, ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि अर्थ मुझ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगाएगा, तो आप बोलोगे बाहर की तरफ लगाएगा सर, बाहर की तरफ। तो ये मैं वैसे कल करवाऊंगा, ये आज नहीं है, ये मैं कल करवाऊंगा, आपको पता चलेगा कि अगर गलती से किसी ने अर्थ को 1 कूलम चार्ज दे दिया प्लस में, और मुझे भी किसी ने 1 कूलम चार्ज दे दिया प्लस में, तो अर्थ जो है मुझे बाहर की तरफ फायर कर देगी, ठीक है ना, फेंक देगी बाहर की तरफ, ग्रेविटी से बाहर निकल जाओगे। तो इसलिए इस तरीके का जो है, इस तरीके का पूरा को पूरा बनाया हुआ है इस तरीके से कि चार्ज जो है कभी भी मिलता ही नहीं है मेरी बॉडी को, कभी मिलता ही नहीं, ठीक है ना। कल मैं बताऊंगा इसको, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है, कि कितनी फोर्स से जो है फ्लाई आउट करेगा, और ये कल मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि वाई स्ट्रॉन्ग फोर्स इज 10⁻⁻10⁻³ 38 टाइम्स ग्रेविटेशन फोर्स, एक न्यूमेरिकल लेके दिखाऊंगा, कल करेंगे वो, ओके, मतलब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।